प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी तेजी के साथ उसका फैलाव किया। दुनिया उसको अंगीकार कर रही है। अब भारत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं तेजी के साथ इसको लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो, देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो, अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी, लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके। यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है कि वो अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें। दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम इन दोनों पक्षों पर विचार करें और दोनों पक्षों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो अवश्य परिणाम आएगा। जो परिणाम आएगा वह इस फील्ड के लिए तो उपयोगी होगा ही, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि स्वस्थ नागरिक होगा तो स्वस्थ समाज भी होगा, और स्वस्थ समाज होगा तो एक सशक्त देश भी होगा, सशक्त भारत भी होगा। लगता है कि ये समस्या आपको डे टू डे लाइफ में परेशान कर रही है तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलें और उस कारण को जानने की कोशिश करें। सर, आप केजीएमयू में कार्यरत हैं, लखनऊ का एक प्रमुख चिकित्सा विद्यालय है। लखनऊ में आपका विद्यालय और अन्य विद्यालयों में क्या वॉल्व के चेकिंग की, टेस्ट की क्या व्यवस्था है, कुछ बताएं। जी, अच्छा सवाल किया है आपने। और अभी हम जैसा देख रहे हैं कि वाल्व के लिए बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं जो हमारे इस NIC मीट में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। सारी नई टेक्निक, आपको ये जान के हर्ष होगा कि हम हार्ट के चारों वाल्व को बिना ओपन हार्ट सर्जरी किए पैर की नसों के द्वारा बदल सकते हैं। और इसके लिए कई व्याख्यान देश और विदेश के लोगों ने NIC में दिए। मैं जैसा कि आप कह रहे थे कि हार्ट की बीमारी को पहचान करने के लिए या उसे पता करने के लिए टेस्ट अवेलेबल है कि नहीं जी। वाल्व की बीमारी को पता करने का सबसे आसान टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी की व्यवस्था या सुविधा सभी कार्डियोलॉजी सेंटर्स पर होती है, इवन नॉन कार्डियोलॉजी सेंटर्स पर भी होती है। जैसे कि KGMC में इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा 25 साल से अवेलेबल है और हम सभी लोग रोज 200 से 250 इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। आपको अगर कभी भी वाल्व की बीमारी की समस्या लगती है या उसका शक होता है तो आप कभी भी जाके बहुत कम पैसों में इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, जिससे कि आपके वाल्व में स्फोटन है, लीकेज है, हार्ट की पंपिंग कैसा है, इस बारे में आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। जी सर, वो 2D है कि फॉर्म में है, 3D फॉर्म में, किस फॉर्म में उपलब्ध है? एक्चुअली 2D एंड 3D इज डिपेंड ऑन दी नीड ऑफ पेशेंट। तो आपको कभी डॉक्टर को ये नहीं कहना है कि मुझे 2D कराना है या 3D कराना है। ये हमेशा डॉक्टर का फैसला होता है कि डायग्नोसिस बीमारी है, उसके हिसाब से 3D इकोकार्डियोग्राफी कुछ बीमारियों में 2D से बहुत अच्छा जानकारियां देती है। जैसे अगर हार्ट में कोई छेद है, हार्ट के वॉल में कोई परेशानी है, या हम कहेंगे हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो 3D इकोकार्डियोग्राफी इन कुछ हिस्सों में 2D इकोकार्डियोग्राफी से
अच्छा काम करती है। लेकिन हम हमेशा पहले 2D इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। अगर हमें उसमें कोई बीमारी या कोई समस्या नजर आती है तब हम 3D इकोकार्डियोग्राफी के लिए जाते हैं। डायरेक्टली 3D इकोकार्डियोग्राफी का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। तो अगर आप अपनी इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं तो हमेशा 2D कराइए। अगर उसमें कोई ऐसी समस्या निकलती है तो डॉक्टर साहब आपको खुद सजेस्ट करेंगे या आप अपनी तरफ से भी उसे 3D इकोकार्डियोग्राफी के लिए कह सकते हैं। लेकिन पहला टेस्ट 2D इकोकार्डियोग्राफी ही होता है। TAVR परफॉर्म करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या रिस्क हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आपको ये साझा करते हुए कि हाल ही में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने 100 TAVR कंप्लीट किया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। हम देश भर में सरकारी जितने भी संस्थान हैं उसमें दूसरे नंबर पे हैं ये प्रोसीजर करने में। TAVR एक बहुत कारगर सरल तरीका है वाल्व बदलने का। इससे हम हार्ट के मेन वाल्व जिसको कि आयोटिक वाल्व कहते हैं, अगर उसमें सिकुड़न आती है तो उस वाल्व को इससे के द्वारा बदला जा सकता है। ये इलाज पहले उन बुजुर्ग लोगों के लिए आया था जिनके लिए सर्जरी का रिस्क बहुत ज्यादा था। लेकिन पिछले कुछ समय से रिसर्च और शोध ने यह बताया है कि हम जिन लोगों की उम्र 60-65 साल से ऊपर है उनकी रिस्क प्रोफाइल अगर कम भी है तो हम इस तरीके से उनको इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। TAVR का सबसे बड़ा जो अड़चन है या मैं परेशानी कह सकता हूँ वो है उसका कॉस्ट का होगा। ये थेरेपी काफ़ी खर्चीली होती है, 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आता है। डेफिनेटली इससे आपको CABG या बाईपास सर्जरी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपका अगर हम TAVR करते हैं कल से आप अपने घर जा सकते हैं, 7 दिन बाद अपने आप सारे काम करने शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव, बहुत कारगर और बहुत ही आसान तरीका है बात की समस्याओं से निजात पाने का। मुझे पूरी आशा है कि आगे चल के ये थेरेपी भी सस्ती होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचेगी। सर, इस प्रक्रिया में जो पेशेंट की बॉडी में आयोडीन इंजेक्ट किया जाता है तो उससे क्या उसकी किडनीज पे कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है क्या? अच्छा सवाल किया है और सोशल मीडिया और हमारे मीडिया में ये क्वेश्चंस काफ़ी फैलते हैं। हमें ये ध्यान देना होगा, हम जो भी एंजियोग्राफी करते हैं उसमें भी हम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। जब हम CT एंजियोग्राफी करते हैं हम उसमें भी कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। ऐसा ही जब हम TAVR का प्रोसीजर करते हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एंजियोग्राफी में हम जितना कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं उसका आधे से भी कम कॉन्ट्रास्ट TAVR के पूरी प्रक्रिया में लगता है। अच्छा। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लगता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर हमारे मरीज को कोई गुर्दे की समस्या है या हम उसकी हड्डी पंपिंग बहुत कमज़ोर है तो हम 10 से 20 ml कॉन्ट्रास्ट में भी इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट या आयोडीन या देना इस समस्या में, इस इलाज में कोई समस्या नहीं है। आप बहुत इफेक्टिव तरह से बहुत कम कॉन्ट्रास्ट में इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी से क्या TAVR बेहतर है? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि TAVR और ओपन हार्ट सर्जरी में मैं ये कहूँगा ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं है। दोनों की कंडीशन, प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं आप? कुछ लोगों के लिए बाईपास बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए TAVR अच्छा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, उसको पहले से कोई हार्ट सर्जरी हो रखी है या उसको और भी कई गंभीर बीमारियां हैं जैसे फेफड़े की बीमारियां, हड्डी पंपिंग बहुत कमजोर है, गुर्दे खराब हैं या डायबिटीज हैं, तो मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज वाले हाई रिस्क पेशेंटों को जिनको कि बाईपास सर्जरी की रिस्क बहुत ज्यादा है उनके लिए TAVR एक बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन साथ ही जो जवान लोग हैं 20, 25, 30 साल के लोग हैं जिनका बाल बदलना जा रहे हैं, अगर उनको मेटालिक बाल लगना है उनके लिए सर्जरी एक बहुत अच्छा उपचार है। सर्जरी से जो मेटालिक बाल लगता है उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। अगर सर्जरी से भी हम बायोप्रोस्थेटिक बाल लगाते हैं तो उसका रिजल्ट और TAVR के रिजल्ट एक समान है। अच्छा। तो जिन लोगों को उम्र ज्यादा है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्जरी की रिस्क ज्यादा है, वो सभी लोग TAVR के द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट CABG और बाईपास के बराबर है। सर, जैसे आपने बताया कि युवाओं के लिए TAVR कारगर सिद्ध होता है, तो कोई भी व्यक्ति होगा वो चाहेगा कि उसकी इंसिजन मैक्सिमम इंसिजन हो, मिनिमम हो, मतलब कम से कम हो, मिनिमम इन्वेजन हो, और वो अपना बॉडी में कट कम से कम लगवाना चाहता है, तो फिर भी वो कह रहा है कि मैं TAVR ही करवाना चाहता हूँ, तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि ओपन हार्ट कराए कि TAVR कराए? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास
अक्सर ऐसे मरीज आते हैं, यंग लोग जो 40 और 50 साल के हैं, जो चाहते हैं कि बाईपास ना कराया जाए, वो TAVR कराना चाहते हैं। हम हमेशा ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं। हम उन्हें सलाह देते हैं कि वो ओपन हार्ट सर्जरी से अपना वाल्व बदलवाएं, क्योंकि TAVR के द्वारा जो वाल्व लगता है वो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व होता है। अच्छा। वो हमारे शरीर के टिश्यू से बना हुआ वाल्व होता है, तो उसकी एक उम्र होती है जो कि 10 से 15 साल होती है। जो CABG या बाईपास के द्वारा वाल्व लगता है वो मेटलिक वाल्व होता है, उसकी उम्र 25, 30, 50 साल तक भी हो सकती है। तो अगर कोई यंग लोग हैं जिनकी की हमें लगता है कि अभी लाइफ 20 से 25, 30 साल से ज्यादा है, तो हम हमेशा उनको एनकरेज करते हैं कि वो बाईपास के लिए जाएं। बाईपास में भी मेटलिक और बायोप्रोस्थेटिक दोनों वाल्व लगाए जाते हैं। अगर बाईपास के द्वारा उन्हें बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगना है तो उन लोगों को TAVR किया जा सकता है, लेकिन 60 साल से कम उम्र के लोगों को हमेशा बाईपास के लिए जाना चाहिए और मेटलिक वाल्व लगाना चाहिए, क्योंकि 15 साल बाद हम एक बार दोबारा से सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन उसके 15 साल बाद फिर तीसरी बार सर्जरी करनी पड़ेगी, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो 60 साल से कम उम्र के लोगों को हमेशा बाईपास के लिए जाना ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन कई बार जैसे कि कैंसर के लोग हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क है, हड्डी पंपिंग बहुत कमज़ोर है, या हम जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं मान के चल रहे हैं, तो उन लोगों को कम उम्र में भी हम TAVR की सुविधा देते हैं। सर, वॉल्व रिप्लेसमेंट के बाद एक व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कुछ उसके विषय में कुछ बताएं। जी, वाल्व अगर हम चेंज कराते हैं तो हम काफी हद तक उसके दुष्प्रभावों को कम कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने वाल्व चेंज करा लिया और उसके सारे दुष्प्रभाव खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। हार्ट पे उसका कुछ असर रह जाता है। अगर हार्ट की पंपिंग कमजोर हुई है तो उसको इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। वाल्व के मरीजों को अगर उन्हें मेटलिक वाल्व लगाया है बाईपास सर्जरी के द्वारा, तो उन्हें एक खून पतला करने की दवा खानी पड़ती है और अपने खून को एक निश्चित मात्रा में पतला रखना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें हर महीने 3 महीने पर टेस्ट करा के अपनी दवाओं की डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। तो जिन लोगों को मेटलिक वाल्व बाईपास के द्वारा लगा है, उन्हें हमेशा अपना PPI-NR कराते रहना है और उसको एक निश्चित लिमिट में डॉक्टर की सलाह से रखना है। जिन पेशेंटों को बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगे हैं, चाहे वो बाईपास के थ्रू लगे हों या TAVR प्रोसीजर के थ्रू लगे हों, उन लोगों को खून पतला करने की बहुत मामूली दवाइयाँ चलती हैं, किसी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी जिन लोगों के वाल्व बदलने की सर्जरी हुई है किसी भी तरीके से, उन लोगों को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, बहुत हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई समस्या उनको महसूस होती है, कोई सिम्टम्स होते हैं, सांस फूलता है, धड़कन बढ़ती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वाल्व की सर्जरी के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपना ध्यान रखना होगा। ऐसे कौन से लक्षण हैं सर जिनके माध्यम से एक साधारण व्यक्ति जान सकता है कि उसको अपने हृदय क्या टेस्ट कराने चाहिए? जैसा कि आपने मेरे से अभी पूछा कि सर सांस फूलने के क्या कारण जी हैं? जी जी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर एक्यूटली आपके हेल्थ स्टेटस में, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में कोई चेंज आता है, जैसे कि अगर आप 5 किलोमीटर रोज वॉक करते थे, अगर आप अभी आपको 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद सीने में भारीपन हो रहा है, आपकी सांस फूलने लगी है, कभी आपको चक्कर आके बेहोशी आ गई है, या आपको हमेशा कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ जाती है, आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, कभी आपको अकस्मात से धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है जो अकस्मात कम हो जाती है, ये सारे लक्षण हैं जिनसे कि हम समझ सकते हैं कि हमारे हार्ट की समस्या है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि ये लक्षण सिर्फ हार्ट की बीमारी की वजह से। अगर ये लक्षण हैं तो आपको अपने हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। लेकिन इन लक्षणों के बाद आप ये मान लें कि हम हार्ट के बीमार हैं या हमें हार्ट की बीमारी है, ये भी उचित नहीं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। धन्यवाद।